हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया और दूसरे मुकाबले के लिए भुवनेश्वर टीम इंडिया पहुंच चुकी है। जीत तो भारतीय टीम गई है, मगर कुछ सवाल जो हैं वो अब भी बरकरार हैं। विकेट कीपर को लेकर क्या चीफ सिलेक्टर, कोच, कप्तान एक पेज पर नहीं है? और साथ में कटक टीम इंडिया पहुंची है, तो भुवनेश्वर और कटक साथ हैं, तो वहां पर टीम इंडिया को खाने में क्या मिलेगा? कुछ स्पेशल अरेंजमेंट वहां पर भी की गई। ये सारी बातें यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट के अंदर हम करेंगे, मगर शुरुआत करते हैं श्रेयस अय्यर के एक बड़े खुलासे के साथ, जिसने एक छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं वो खड़े कर दिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों? एक खिलाड़ी जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मगर पहले बता देते हैं, इंडियन टीम जो है वो भुवनेश्वर पहुंच गई है और शनिवार को अब टीम इंडिया जो है वो प्रैक्टिस करेगी। फ्राइडे को कोई प्रैक्टिस नहीं है। होटल के जितने भी कमरे हैं वो सारे बुक कर लिए गए हैं दोनों टीमों के लिए, और एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर कोई बुकिंग्स जो है होटल नहीं दे रहा, तो इट्स कंप्लीटली एक सिक्योरिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की देखी जा रही है वहां पर। 9 तारीख को कटक का जो बाराबती स्टेडियम है वहां पर दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया के पास 1-0 की यहां पर बढ़त है। मतलब सीधा सा है कि टीम इंडिया यहां पर सीरीज सील कर सकती है। उसी इरादे से रोहित शर्मा एंड कंपनी यहां पर आए होंगे कि भाई सीरीज यहीं पर सील कर ली जाए, ताकि फिर जो एक्सपेरिमेंट्स बच गए, जो भी आपको करने का मन था, वो आप तीसरे वनडे में खुल के कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल चाहत यही होगी और बेहतर भी यही होगा। मतलब आप अगर इंग्लैंड की टीम देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको याद होगा कुणाल, जब क्रिकेट खेलती थी और जब उसका दबदबा था विश्व क्रिकेट के, तब T20 नहीं था, फॉर्मेट 2 ही थे, लेकिन तब उसका जो प्रिंसिपल था, जो सोच थी, वो बिल्कुल अलग थी। वो था रूथलेस क्रिकेट खेलना है। अगर कोई दब रहा है ना, तो उसको किसी तरह से लिबर्टी नहीं देनी है, कोई छूट नहीं देनी है उसको कि वो वापस खड़ा हो पाए। यहां पर भारतीय टीम के पास यही करना चाहिए। आपने एक T20 मैच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, स्कोर लाइन 4-1 हो गया, वरना आप बड़े आराम से 5-0 से हराते और ज्यादा दबंगई नजर आती। यहां पर रोहित शर्मा ज्यादा सीजन कैप्टन है, ज्यादा अनुभवी कप्तान है। इस फॉर्मेट में भारतीय टीम लगातार अच्छा कर भी रही है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था। तो कोशिश यही होगी कि वो 2-0 से सीरीज जीती जाए। और उसके बाद जो आपने कहा वो बहुत दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगभग मेरे हिसाब से 8 से 9 खिलाड़ी हैं जो आपके तय हैं। बाकी 2-3 खिलाड़ियों में भी आपके पेच है, आपको स्पिन ज्यादा हैवी करना है, फास्ट बॉलिंग में जाना है, तो ये सब आजमाने के लिए आप उस तीसरे वनडे को एक प्रयोगशाला की तरह से ले सकते हैं। बिल्कुल। वैसे तो पूरा सीरीज ही एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल है, क्योंकि मेन मुद्दा या मेन टारगेट तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो आईसीसी की ट्रॉफी उठाना है, जिसके लिए सारी जद्दोजहद तैयारी हो रही है। और यहाँ पर जो भी पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे निकल के आए पहले ओडीआई मैच से भी, कुछ नेगेटिव्स भी हैं या कुछ कमी पेशियां भी हैं, यूं कहनी चाहिए। वो कमी पेशियां जो है उम्मीद करते हैं दूर हो जाएंगी। मगर श्रेयस अय्यर जो एक पॉजिटिव निकल कर आए, या पहले से ही पॉजिटिव थे, उन्होंने एक खुलासा किया है। उस खुलासे के बारे में मैं आपको बता देता हूं, खुद ही उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो है सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा आखिर क्यों, और श्रेयस अय्यर के साथ ही क्यों? रिकी पॉन्टिंग ने भी ये सवाल उठा दिया। पहले श्रेयस अय्यर का मैं कोट प्लेट दिखाता हूं कि उन्होंने बोला क्या है एक्चुअली में। उन्होंने बोला कि ये मजेदार कहानी है। मैं कल रात एक फिल्म देख रहा था, मैंने सोचा कि मैं देर रात तक सो सकता हूं, क्योंकि उनको बताया गया था कि भाई वो मतलब नहीं खेल रहे नागपुर वाला वनडे। लेकिन फिर मुझे कप्तान का अचानक से फोन आया, उन्होंने कहा कि तुम कल खेल रहे हो, क्योंकि विराट के घुटने में सूजन है। और फिर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा और सीधे जाकर सो गया। ये बोला है जी श्रेयस अय्यर ने। अब ये मैच में उन्होंने क्या किया वो हमने देख ही लिया। एक आपका रेगुलर प्लेयर है जो अच्छा कर रहा है, अब आप छेड़छाड़, मतलब आप एक तरफ तो सर रोहित शर्मा बोलते हैं कि कंटिन्यूटी देखी जाएगी। जब आप केएल राहुल की बात करते हो तो कंटिन्यूटी देखते हो कि भाई क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा किया था। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में क्या खराब किया था? 2 शतक लगाए थे। यहां पर कंटिन्यूटी कहां चली जाती है? मतलब ये चीज समझ नहीं आती कि भाई आप फॉर्म को क्या पैमाना नहीं बनाते हो, या मतलब किस चीज को पैमाना बनाया जाता है? कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर फॉर्म को देखें तो घरेलू मैचेस में श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया, तब आपने उनको बैठाने के बारे में कैसे सोच लिया, ठीक है? और अगर आप मतलब फिर किस चीज को देख रहे हो, या तो आप खिलाड़ी स्पेसिफिक देख रहे हो कि भाई इस खिलाड़ी के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस खिलाड़ी के लिए माफी है, कोई बात नहीं। अगर इसके रन नहीं बन रहे कोई बात नहीं है, फिर भी खेलेगा, ठीक है? अगर इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ये फिर भी खेलेगा। ये खिलाड़ी इसकी फॉर्म अच्छी है, फिर भी बैठेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई हमें दूसरा खिलाड़ी पसंद है, या उसकी शक्ल पसंद है, या उसके हमसे रिश्ते अच्छे हैं, या तो इस तरीके से चलाया जा रहा है।
अब पहले तो ये बताइए कि श्रेयस अय्यर पिक्चर देख कहाँ रहे थे, ये मेरे लिए ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रही ये बात भी। या तो होटल के आजू बाजू कोई हॉल होगा जहां जाके होटल के आजू बाजू हॉल में तो नहीं जा सकते श्रेयस अय्यर। मुझे लगता है कोई रूम होगा ऐसा जहां पर कुछ यार दोस्त बैठ के देख रहे होंगे, या हो सकता है कॉमन रूम्स होते हैं होटल में जहां आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं, या पूल टेबल लगा होता है, साथ में एक स्क्रीन होती है। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, आपका जो प्रश्न है ना उसी में दरअसल कुणाल आपका जवाब भी है। मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में एक कप्तान के तौर पर अगर मैं सोचूं तो मेरे पास विकल्प है। केएल राहुल का विकल्प ऋषभ पंत है और ऋषभ पंत का विकल्प केएल राहुल है। मेरे पास श्रेयस अय्यर का कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में। अब मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यशस्वी जायसवाल को आजमाना है, ठीक है, और और मैं ये मान के चल रहा हूं कि श्रेयस अय्यर तो मेरे प्लेइंग 11 में है ही। तो मैं उनको ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, मैं उनको ये बता के बिठा रहा हूं। और रोहित शर्मा ऐसा कर सकते हैं, जिस तरह से कम्युनिकेशन वो करते हैं, जितना उनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वो कह सकते हैं कि भाई तू खेलेगा, बुरा मत मानना, तुझे ड्रॉप ऑफ नहीं कर रहे, बस तू बैठ जा, मुझे यशस्वी को भी देखना है। और अगर यशस्वी 100 भी कर देगा तो उससे तेरी जगह पर कोई खतरा नहीं आने वाला। वो मैं सोचूंगा कि फिर मुझे क्या करना है, मेरा प्लान बी क्या होगा, मुझे अपनी बैटिंग पोजीशन नीचे लानी है, ऊपर करना, जो मर्जी करना है, लेकिन तुम्हारी बैटिंग पोजीशन जो है वो और तुम्हारी जगह दोनों सुरक्षित है, बस इस मैच में तुम बाहर बैठ जाओ। तो मुझे लगता है शायद कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में खिलाड़ी को भरोसे में लेकर ये काम किया गया होगा। बिल्कुल जी, मगर अटपटा सिर्फ यही लगता है ना कि खिलाड़ी रेगुलरली खेल रहा हो तो बात समझ में आती है। जब वो खेल ही नहीं रहा, अब उसको मौका मिला है, आप पहले ही मैच में बोल दो कि नहीं भाई तेरी जगह पक्की है, तो भाई ये भी थोड़ा इनसिक्योरिटी तो आती ही है ना, चाहे आप जितना मर्जी बोल लो। चलिए जी, कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको श्रेयस अय्यर के बारे में। आखिर उनको बेंच पर बैठाने का फैसला जो है वो कितना तार्किक, लॉजिकल जो है वो नजर आता है। नियमित नंबर 4 को पहले वनडे में बेंच करने का जो है वो इरादा था। वर्ल्ड कप 2023 में 66 पॉइंट मतलब 67 की औसत से लगभग 468 रन उन्होंने बनाए थे। और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में अक्रॉस दी टीम सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका था। ऐसा नहीं कि भैया धीमे खेलते हैं, वो भी कारण नहीं था। घरेलू क्रिकेट में अय्यर ने हाल फिलहाल में शानदार प्रदर्शन किया है और सीरीज के पहले वनडे मैचेस में 36 बॉल्स पर उन्होंने 59 रन बना दिए। अब बैठाओ कि अब आप उनको किस तरीके से बैठा सकते हो और किसको ट्राई कर सकते हो। अगर बैठा दिया और मैच हार गए तो गर्दन फिर वहां पर भी फंसेगी। बिल्कुल गर्दन फंसेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खूबियां आपने बताई, इसमें एक खूबी और जोड़ लीजिए, वो खूबी है उनकी स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी। जिस तरह से डोमिनेट करके बल्लेबाजी करते हैं, चढ़ के बल्लेबाजी करते हैं, और फिर इसमें जोड़ लीजिए कि मैचेस इंडिया को कहां खेलने हैं, यूएई में खेलने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो यूएई की पिचेस, दुनिया भर की बड़ी टीमों के स्पिनर्स, और उनके खिलाफ आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है, उस मिडिल ऑर्डर में अगर सबसे कोई भरोसेमंद खिलाड़ी इस वक्त है आपके पास तो वो श्रेयस अय्यर ही है। इसीलिए मेरी थ्योरी ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है कि उनको ये कह के बिठाया गया होगा बाहर कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ही खेल रहे हो, बस जरा ये मुझे 1-2 एक्सपेरिमेंट कर लेने दो, मैं जरा देख लूं कि ये गुट्टी मेरी सही बैठ रही है क्या यशस्वी जायसवाल के लिए कई लोगों ने पिच किया है कि उनको खिलाइए आप चैंपियंस ट्रॉफी में। जिस तरह से वो आक्रामक शॉट्स खेलते हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए एक गेम चेंजर बन जाए। गावस्कर साहब तक ने उनकी पैरवी की है। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा को आजमाना, हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि विराट कोहली नहीं खेले इसलिए वो खेल गए, जबकि कहानी ये लग ये रहा था क्योंकि मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर। एग्जैक्टली, लेकिन कहानी क्या थी कि नहीं, विराट कोहली को चोट नहीं भी लगी होती तो भी जो है श्रेयस अय्यर बाहर बैठते। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद क्लैरिटी है थॉट में रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन, और वो क्लैरिटी उन्होंने पास ऑन की है अपने खिलाड़ी पर। हाँ, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही कि अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो ये रूल बाकी खिलाड़ियों पर शायद लागू नहीं होगा। ये शायद कप्तान कुछ चीजें अपने पसंद से करता है। भाई आपने अगर उसको जिम्मेदारी दी है तो आपने उसको ये अधिकार भी दिया है कि हाँ ठीक है, तुम अपने मन से फैसले लो, इसीलिए आप वो कप्तान है। और ये माना जाता है कप्तान टीम के हित में फैसला लेगा, तो ये शायद टीम के हित में लिया गया एक फैसला है। बिल्कुल जी, टीम के हित में लिया गया फैसला, मतलब फैसला तो कुछ और लिया था, मगर यह है कि फैसला बदलना पड़ गया और वो टीम के हित में जो है वो काम कर गया। चलिए जी, एक बात तो ये हो गई। आ जाते हैं अब दूसरी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत है, हम उधेड़ बुन करते रहते हैं, तो चलिए जी, करना भी चाहिए, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, हमारा काम भी वही है। आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर। हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था भाई केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत, कौन बेटर चॉइस हो सकता है। अब इस पे अजीत अगरकर के उस बयान को ना मैं एक बार
पूरा खबर बता देता हूं कि भाई हम पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा था और हो क्या रहा है। अजीत अगरकर ने जो है जब टीम अनाउंस करी थी वनडेयर्स की और चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उनसे पूछा गया था, तो अजीत अगरकर ने कहा था, रोहित शर्मा बैठे हुए थे वहीं पे, कि भाई विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर हमारी पहली पसंद जो है वो ऋषभ पंत होंगे। इसका मतलब क्लीन है कि भाई इसका मतलब केएल राहुल अगर टीम में जगह बनाते हैं तो एज ए बैटर बनाते हैं, पहला विकेट कीपर के तौर पर नाम ऋषभ पंत का लिखा जाएगा। मगर जब मुकाबला होता है नागपुर वनडे में तो यहां पर जो है केएल राहुल खेलते हैं और पंत को जो है वो बैठा दिया जाता है। अब केएल राहुल ने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, कुछ गलत उन्होंने नहीं किया, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए, तो भाई उस लिहाज से ये ठीक है। मगर क्या चीफ सिलेक्टर और कोच और कप्तान क्या सेम पेज पर नहीं है? क्योंकि जो बोला गया उसका मतलब तो यही निकलता है कि भाई आपका जब विकेट कीपर खेलेगा तो फिर ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि अगर आपके वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, पहली पसंद है, मगर केएल राहुल खेल जाते हैं, तो भाई या तो उन्होंने 15 चुन दिए, 11 आप चुन रहे हो। एग्जैक्टली, और होता भी यही है, होता भी है, ये कोई नई बात नहीं कुणाल। अगर आप रूल्स के हिसाब से भी जाएंगे ना, या सिलेक्शन के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी जाएंगे, तो आप ये प्रश्न तो कर सकते हैं कि क्या कोच और कप्तान एक पेज पर नहीं है। लेकिन सिलेक्टर इसमें कहीं नहीं आता। सिलेक्टर का काम 15 की टीम देने के बाद खत्म है। ये लीजिए, आपको मैंने 15 खिलाड़ी दे दिए चैंपियंस ट्रॉफी के, अब आप किस मैच में कौन सा प्लेइंग 11 लेकर उतर रहे हैं वो मेरा हेडेक नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता आप मान लेते हैं हार गए और फिर आपने कहा कि नहीं साहब मुझे पर्टिकुलरली, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि हमको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं दिया गया था, तब सिलेक्टर से पूछा जाएगा कि भैया आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर 15 में क्यों नहीं दिया था, और अगर उसने 15 में दिया और आपने नहीं खिलाया है, तो फिर तो वो कह सकता है ना कि साहब हमने तो दिया था, इन्होंने खिलाया नहीं। तो सिलेक्टर का काम, सिलेक्शन कमेटी का काम सिंपल जो है वो बड़ा सीधा है, 15 चुन के दे दो किसी भी टूर्नामेंट के लिए, किसी भी बायलैटरल सीरीज के लिए। प्लेइंग 11 चुनना कप्तान का काम है, कोच का काम है। तो आप जो शब्द आपने शुरू में कहा उधेड़ बुन, तो उस उधेड़ बुन में अगर आप सिरे तलाश ही रहे हैं तो दो सिरे तलाशिए, कोच और कैप्टन का, इसमें सिलेक्टर नहीं आता है। बिल्कुल जी, मगर जब बात होती होगी, जो मैं ये हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ, भाई हम किसी सिलेक्शन मीटिंग में तो गए नहीं कि भाई वहां पर बैठे हो, मगर जब बात होती होगी तो बात तो वहां पर जब पेन पेपर से लिखा जाता होगा तो भाई यही लिखा जाता होगा ना, भाई विकेट कीपर भाई पहला, मतलब हमारा जो मेन विकेट कीपर है वो तो ऋषभ पंत है, ठीक है जी, केएल राहुल उसके सेकंड है। जब मेन लिखवा रहे हो और खिला नहीं रहे हो, ठीक है, तो फिर वो बाद में ये अपने आप में फिर वो अगली मीटिंग में पूछ लेगा, यार तुम लिखवा तो लेते हो, खिलाते नहीं हो। कि इतनी साइंटिफिक तरीके से चीजें होती हैं कि लिखा जाता है कि ये 1 है, ये 2 है। हम एज अ कैप्टन हमने आपको बता दिया कि साहब हमें क्या चाहिए। आपने कहा कि साहब ये मेरे पास 18 खिलाड़ी हैं, इन 18 में से मैंने ये 15 चुन लिए, और चीफ सिलेक्टर को भी पता होता है कि अल्टीमेटली टीम कैप्टन की खेलनी है, बिल्कुल ठीक है, तो वो भी लिबर्टी देता है। कई बार चीफ सिलेक्टर की मर्जी के बिना जाकर भी हम जानते हैं कि खिलाड़ियों की कप्तान चाहते हैं कि ये खिलाड़ी खेले, तो उस खिलाड़ी को दिया जाता है फिर टीम में। बड़े बवाल भी हो चुके हैं इसको लेके, अगर आप पहले के उसमें जाएंगे और याद करेंगे तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी अभी भी मुझे लगता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में से चॉइस करना शायद रोहित शर्मा के लिए उतना ज्यादा सरदर्द नहीं है जितना सरदर्द यशस्वी जायसवाल को एकोमोडेट करना है या नहीं करना है, ये सरदर्द है। अगर उनको एकोमोडेट करना है तो फिर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वही गणित, वही तिकड़म वो भिड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोशिश वही यहां पर नजर आ रही है। मगर सर एक आखिरी सवाल इस मुद्दे के ऊपर ये कि जब आप केएल राहुल का कंपैरिजन ऋषभ पंत से करते हो तो फिर, और आप सर्कमस्टांस देख के करो, आप ना तो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, ना आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, आप यूएई में खेल रहे हो, सर्कमस्टांस ये है, कौन सा खिलाड़ी उसमें बेटर फिट नजर आता है? या तो वो ऋषभ पंत नजर आते हैं, या वो केएल राहुल नजर आते हैं, या फिर कप्तान के लिए ये एक अच्छा हेडेक है कि मैं किसको ले लूं? उन्होंने कहा कि ये अच्छा हेडेक है। ये मतलब हम और आप कयास लगाएं, उससे अच्छा उन्होंने ही कह दिया कि बड़ा अच्छा हेडेक है। दोनों के उन्होंने वही बता दिया कि भाई दोनों मैच विनर्स हैं। लेकिन क्या है, कौन सी चीज है जो केएल राहुल के पक्ष में थोड़ी सी चली जाती है, या अगर आप 50-50 पर बैठे हुए तो 51-49 कर देती है, वो है 2023 का वर्ल्ड कप, जहां पर केएल राहुल के साथ आप गए और केएल राहुल ने आपको वो दोनों जिम्मेदारियां निभा कर दी और लगातार निभा कर दी। एक ये नहीं कि सैंपल साइज कोई छोटा रहा हो, भाई वर्ल्ड कप में आप 10, 11, 12 मैच खेलते हैं, उन्होंने लगातार उसमें अच्छा किया। और फिर मुझे यह भी लगता है कि
ये वही रोहित शर्मा हैं जो 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद फाइनल में सबसे पहले जब उनके पास प्रस्ताव आता है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक आप ही वो कैप्टन रहना है, तो सबसे पहले वो राहुल द्रविड़ को अप्रोच करते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं, विराट भी खेलेंगे। जो खबरें थी ना कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर क्वेश्चन मार्क है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा कहते हैं ना कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे राहुल द्रविड़ चाहिए। तो वो शायद जो मैच दर मैच एक आपसी समझ डेवलप हो जाती है ना, आप मेरी तरफ आंखों में आंख डाल के बात करना, आप देखते हैं, आप कहते हैं हाँ यार मेरा कैप्टन मुझसे ये चाहता है, तो वो शायद ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट हो जाता है, कंफर्टेबल है वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल के साथ। इसके अलावा आप कहिए कि कोई और वजह है तो मुझे वो वजह दिखाई नहीं देती। बिल्कुल जी, शायद यही वजह है, प्रूवन मैच विनर हैं, और जब प्रूवन मैच विनर आपके पास है तो आप क्यों किसी और तरफ देखोगे, जब तक कि आपकी मतलब सर पे ही ना आ जाए चीज़ें कि भाई ये चल ही नहीं रहा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विराट कोहली की। उनके ऊपर अपडेट है क्योंकि पहला वनडे मैच उन्होंने खेला नहीं था, दूसरा वनडे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसके ऊपर अपडेट है, क्लैरिटी थोड़ी सी उस पर आ गई है। सीरीज के दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली खेलेंगे, अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए, प्लेइंग 11 में आने के लिए। वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने जो है वो कोहली पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को कटक में खेला जाएगा दूसरा वनडे, और घुटने की चोट के चलते पहला वनडे उन्होंने नहीं खेला था, मगर जब शुरुआत में सुबह वार्म अप हो रहे थे तो काफी हद तक फिट थे, मगर फिर भी एहतियातन ये फैसला लिया गया कि भाई वो ये मुकाबला जो है वो नहीं खेलेंगे और आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, मगर दूसरे वनडे में वो आपको मैदान पर एक्शन में नजर आएंगे। अब ये तो हो गई जी खबर। अब इस खबर का असर क्या होगा? असर ये होगा कि भाई विराट की अगर प्लेइंग 11 में एंट्री होती है तो फिर एग्जिट किसका होगा? या तो फिर यशस्वी जायसवाल का होगा, या फिर श्रेयस अय्यर को फिर बोला जाएगा कि तुम बैठ जाओ। अब मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज को आजमाना चाहते ही हैं तो फिर आजमा ही लीजिए उसको ठीक से। मतलब फिर आप किसी के साथ न्याय नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया कि श्रेयस अय्यर के साथ तो अन्याय करेंगे ही करेंगे कि पिछले मैच में वो आपको एक हाफ सेंचुरी बनाकर देते हैं, और हाफ सेंचुरी ऐसे समय में बना के देते हैं जब आपकी टीम मुश्किल में थी। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर ऐसी कोई बहुत अच्छी शुरुआत भी नहीं हुई थी। वहां पर अगर 1-2 विकेट और गिर जाते तो आप फिर बैकफुट पे थे, क्योंकि फिर आपको वही होता कि आप स्ट्रगल मारना शुरू कर देते और फिर वो 250 रन के आसपास का टारगेट 300 रन का लगने लगता। तो श्रेयस अय्यर ने आपको एक मुश्किल परिस्थितियों में एक अच्छी पारी खेलकर आपके लिए मैच बनाकर दे दिया। अब आप उनको बाहर बिठाते हैं तो ये उनके साथ अन्याय होगा, ये मानता हूं। लेकिन अगर आपने यशस्वी जायसवाल को बिठा दिया तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि आप एक मैच के बाद किस आधार पर बिठा रहे हैं बाहर। और जिस थ्योरी के साथ मैं जा रहा हूं कि श्रेयस अय्यर को बताया गया है कि भैया तुम खेल रहे हो, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी फॉर्म को लेकर हमको कोई डाउट नहीं है, तुम चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच खेल रहे हो, तो उनको ये समझाना बनस्पत आसान है एक कप्तान के लिए कि भाई ये तो प्लानिंग में था ही, पिछले मैच में नहीं हो पाया था, अब हम इस मैच में इसको कर लेते हैं। बिल्कुल जी, शायद यही एक प्रैक्टिकल सोच नज़र आती है कि भाई इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा तो यशस्वी जायसवाल को एक मौका या 2 मौके और मिलेंगे कि अगर वहाँ पर वो कुछ कर देते हैं तो भाई किसी और तरीके से सोचा जा सकता है, नहीं तो फिर वही शुभमन गिल और रोहित शर्मा। बेसिकली ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मुझे ये लगता है कि गंभीर की स्ट्रैटेजी जो है ना वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाए रखने की है। ठीक है, तो अगर वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ऊपर से चलता हुआ है ना तो ज्यादा बेहतर जो है ना वो चीजें नजर आएंगी। टेस्ट मैचेस में ये दोनों लोग करते रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर आपस की जो समझ होनी चाहिए एक सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी में, वो समझ कुछ हद तक पहले से बनी हुई है, वो बेहतर तरीके से शायद और मजबूत ही होगी अगर आप देखेंगे। और इसीलिए यशस्वी जायसवाल, जो मैंने पहले भी कहा था कि उनको लेकर लगातार लोग पुश कर रहे हैं कि भाई इनको अब आप ढकेलिए, इनको वनडे में ले आइए, और जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं अगर वो जो T20 में करते हैं आईपीएल में खासतौर पर, उस तरह की बल्लेबाजी अगर वो वनडेज में, इंटरनेशनल वनडेज में कन्वर्ट कर पाए तो एक एसेट तो होंगे भारतीय टीम के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल जी, टीम अच्छी है, और जब ये इन्हीं चीज़ों से पता लगता है, जब आपके पास खिलाड़ी इतने हो कि आपको समझना है कि किसको मौका दिया जाए, किसको मौका ना दिया जाए, आपको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े, जब आप सिलेक्ट भी करते हो कि भाई सबको नहीं सिलेक्ट किया जा सकता, जब आप 11 चुनते हो तब और मुश्किल पेश आती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हेल्दी कॉम्पिटिशन है टीम में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ये कि मेरिट पे जो है ना वो सिलेक्शन अब आगे होना चाहिए। चलिए जनाब, अब टीम जब ट्रैवल करती है तो एक बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी ये भी रहती है कि भाई खिलाड़ी जो है वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग, और ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे,
साउथ में ही आपको इतने वेरिएशंस मिल जाएंगे खाने के। तो भाई खिलाड़ी क्या खाते हैं, तो कटक मतलब भुवनेश्वर कटक साथ साथ है, दिल्ली गुड़गांव टाइप, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या इन खिलाड़ियों को मिलेगा खाने को, थोड़ा सा मेन्यू के बारे में हमको जानकारी मिली है, आपसे शेयर कर लेते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए विशेष मेन्यू जो है वो तैयार किया गया है। लोकल और कॉन्टिनेंटल, दिखा दीजिए ग्राफिक्स भी, लोकल और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह का खाना जो है वो मेन्यू में शामिल होगा। वो यूजुअली होता है उड़ीसा का जो देसी चिकन है, सादा बेशर, दालमा, चकूली, ये सारी डिशेस जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। और रोटी के अंदर ख़ास तौर पर बाजरे का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो फूड स्पेशलिस्ट होते हैं, आहार विशेषज्ञ, उनके अनुसार जो है वो भोजन तैयार किया जा रहा है। ये नहीं कि भाई खा के नींद आने लगे, आपने खा तो लिया जी अच्छा खासा, मगर उसके बाद जो है फिर नींद आ रही है, तो वो वाला हिसाब नहीं है। मगर ये है कि हाँ, आपको कुछ लोकल डेलिकेसीज जो है वो ऑफर ज़रूर की जाएंगी। मेरे हिसाब से सर, जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो ये हर होटल या जहां पर भी व्यवस्था की जाती है ये सब होता ही है। बिल्कुल होता है। देखिए आप सोचिए ना कि कितने मैचेस मिलते हैं साल में कटक को, एक मैच, ठीक है। तो एक मैच अगर खेल रहे हैं और वहां पर आपके पास इस देश के चुनिंदा क्रिकेट स्टार्स वहां पर आपके शहर में पहुंच रहे हैं, तो वो शहर चाहता है कि आपको वेलकम करे। और इन डिशेस के नाम बदलते जाएंगे, आप चाहे कानपुर चले जाएं, चाहे कटक चले जाएं, कोयम्बटूर चले जाएं, जहां जहां मैचेस खेले जाते हैं, मेरे कहने का मतलब है कहीं भी चले जाएं, शहर आपकी मेजबानी करता है। उस शहर की परंपरा, उस शहर का खान पान आपके लिए पलक पावड़े बिछाना जो हम कहते हैं थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में, तो बस वही है, उसी का जेस्चर है, एक अच्छा जेस्चर है कि आइए हमारी मेजबानी में अच्छे से आप अपने आप को ट्रीट कीजिए, जीत कर जाइए और इतना मत खाइए कि नींद आने लगे। बिल्कुल जी, और खाना खा के कई बार ना मूड भी अच्छा हो जाता है। तो अगर कई बार नहीं भाई, खाना खा के तो गुंडप्पा विश्वनाथ का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। दिल्ली में वो ओपन नहीं करने गए थे, मतलब वो टॉप ऑर्डर में नहीं गए थे किसी खास वजह से, वो वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। और उसके बाद पता चला कि अगले कुछ ही मिनटों में 3 विकेट गिर गए, तो उनको जाना था बल्लेबाजी करने के लिए। तो उन्होंने देखा वेखा, फिर बोले ब्लैक कॉफी लाओ, तो वो 4 ब्लैक कॉफी पीकर गए। उसके बाद कहते हैं उन्होंने शतक लगा दी, ऐसा सुना है मैंने। तो खान पान से तो आदमी का निश्चित तौर पर मूड बिल्कुल जी, मूड बनता और बिगड़ता दोनों है। तो अब ये है कि खिलाड़ियों का मूड अच्छा रहे, ठीक है, एनर्जी प्रॉपर रहे, इसलिए पूरे इंतजाम जो है भाई जो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल हो सकता है बाहर से लोग वो करने की कोशिश करते हैं, वो इन खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। हमारे लिए मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दें कि भाई खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं, क्या खाते हैं, भाई कहाँ पे ठहर रहे हैं, किस तरीके से, कब उनका प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस में क्या हुआ, मैच में क्या हुआ, ये हमारा काम है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें सपोर्ट करते रहिए और स्पोर्ट्स 9 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।